Yesterday we discussed about LSRW, basic language skills, listening, speaking, reading and writing. आज इनके बारे में थोड़ा सा और करते हैं। लिसनिंग या सुनना रिसेप्टिव स्किल कहलाती है। जब हम सुनते हैं तो कानों से कुछ हमारे भीतर जाता है, एक साउंड हमारे भीतर आती है और ब्रेन उसका एनालिसिस करके बताता है कि उसका मीनिंग क्या था। स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल है। हम कुछ गले से उत्पन्न करते हैं, कोई साउंड पैदा करते हैं, एक मीनिंगफुल साउंड पैदा करते हैं, दूसरे लोग उसका आशय या उसका मतलब है। रीडिंग पढ़ना रिसेप्टिव स्किल है। आंखों से कुछ हमारे भीतर जाता है। और राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल है। जब हमारे हाथ से कुछ बाहर निकलता है व्हेन वी राइट। तो ये लैंग्वेज स्किल्स हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए इन स्किल्स का पालन करना जरूरी होता है एंड दे कम इन द सीक्वेंस। ये क्रम में आते हैं। अगर आपने सुना नहीं है, लिसनिंग कंप्लीट नहीं है, तो स्पीकिंग इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो राइटिंग इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये जुड़ी हुई स्किल्स हैं, इन पे ध्यान हमें देना है। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज पैटर्न्स पे बात करने जा रहे हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में इंग्लिश सेंटेंस बनाने का तरीका अलग होता है। हमारी जो राष्ट्रभाषा मातृभाषा है हिंदी या उर्दू, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग तरह। आज हम पहली वर्ब पे बात करना जा रहे हैं और वो वर्ब है टू बी। जब हम किसी चीज का केवल होना बताना चाहते हैं कि वो है, तो बेसिक वर्ब होती है बी, जिसका मतलब होता है होना। अब इस होना के फॉर्म्स अलग अलग यूज की जाती हैं। जैसे प्रेजेंट में इज, एम और आर। हमने अलग हिंदी बता रखी है। इज माने है होता है, एम माने हूं, आर माने हैं। ये सब बी के रूप हैं। एक चीज का होना बताना है तो है शब्द है हमारे पास। मेरा होना बताना चाहता हूं तो हूं है। और हम सबका होना, एक से ज्यादा चीजों का होना अगर हम बताना चाहते हैं तो आर का उपयोग करते हैं। इसी तरह पास्ट में अगर हम बताते हैं कि किसी कोई चीज पहले थी तो वाज या वर का उपयोग करते हैं। वाज सिंगुलर के साथ यूज होता है, वर प्लूरल के साथ। फ्यूचर में विल बी और शैल बी का उपयोग होता है। इस पे हम अगले लेक्चर्स में भी बात करेंगे। आजकल सिंपल सी बात ये याद रखी जा सकती है कि इफ यू आर गोइंग टू राइट एन एग्जाम, अगर आप परीक्षा लिखने जा रहे हैं कोई छोटी क्लासेस की, तो आई और वी के साथ शेल का उपयोग करते हैं। अदरवाइज आजकल की स्पोकन इंग्लिश में शेल पूरी तरह गायब है, विल का लगातार उपयोग करते हैं। तो इस टू बी को दिखाने के लिए, होना बताने के लिए आई के साथ एम यूज किया जाएगा, ही शी इट के साथ इज और यू वी दे के साथ आर। पास्ट में आई के साथ वाज, ही शी इट के साथ वाज और यू वी दे के साथ वर का उपयोग करते हैं। फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल बी, विल बी दोनों यूज किए जा रहे हैं। एकेडमिक एग्जाम है तो शैल के ऊपर ध्यान देना है, अदरवाइज विल से काम चला। ही शी इट के साथ विल भी यूज होगा, यू वी दे के साथ विल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र सुनो बहुत ध्यान से। सेंटेंस मस्ट बी ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल। सेंटेंस मस्ट बी ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल। वाक्य जो भी बनाएंगे उसमें दो गुण मिलना जरूरी है। एक तो ग्रामेटिकल होना चाहिए, ग्रामर के हिसाब से सही है, और दूसरा इट मस्ट हैव सम मीनिंग, इसका कोई मीनिंग हो।
कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज ए बॉय, अगर एक सेंटेंस है, हम मोहन का होना बताना चाहते हैं, लड़का है, तो मोहन इज ए बॉय ग्रामेटिकल है। मोहन के साथ हम इज का उपयोग कर रहे हैं, मोहन के साथ आर का उपयोग कर लें गलत होगा, मोहन के साथ एम लगा दें तो गलत होगा। मतलब ग्रामेटिकल रूल ये है कि मोहन इज ए बॉय, देन वी आर राइट। मोहन इज ए बॉय ग्रामर के हिसाब से सही सेंटेंस है। और मोहन इज ए बॉय का एक मीनिंग भी है, हम कुछ सार्थक कह रहे हैं, ऐसी कोई बात कह रहे हैं जिसका कोई मतलब है। सी अनदर सेंटेंस जो मैंने लाल स्याही से लिखा है, मोहन इज ए टेबल। ग्रामेटिकल तो ये भी है, मोहन के साथ इज लगना चाहिए था, हमने इज लगाया। बट इज देयर एनी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इस वाक्य का कोई मीनिंग है क्या? तो मोहन इज ए बॉय, इज लगा है तो ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट एंड इट हैज ए मीनिंग, इसका एक अर्थ भी है। तो इस सेंटेंस को कहीं भी बोला जा सकता है। बट यू कैन नॉट से मोहन इज ए टेबल। आप ये नहीं कह सकते कि मोहन एक टेबल है, हालांकि ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस सही है, बट इट हैज नो मीनिंग, इसका कोई अर्थ नहीं। जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि आप किसी नाउन या प्रोनाउन को पहले लीजिए, उसके बाद बी की जो भी फॉर्म हम सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं उसका उपयोग करेंगे और फिर कोई नाउन लिखी जाएगी। मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है। मोहन वाज ए स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी था। एंड मोहन विल बी ए स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में एक ही सेंटेंस को बनाओ। टास्क नंबर 1, पहला काम करना है एक सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बनाया जाए। मोहन इज ए स्टूडेंट प्रेजेंट है, मोहन वाज ए स्टूडेंट पास्ट है एंड मोहन विल बी ए स्टूडेंट फ्यूचर है। अब जब ये 3 सेंटेंस आप बनाएंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, देन तीनों मीनिंगफुल हो सकते हैं, संभव है। 2 मीनिंगफुल हो सकते हैं, ये भी संभव है। 1 मीनिंगफुल हो सकता है, ये भी संभव है। तो अब चूंकि मोहन लिया है तो तीनों संभव है। मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है, तो हो सकता है मोहन वाज ए स्टूडेंट, ये भी संभव है। एंड मोहन विल बी ए स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। सेंटेंस मस्ट बी ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल। वाक्य ग्रामर के हिसाब से सही होना चाहिए एंड मीनिंग के हिसाब से सही। तो मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक लड़का है, ग्रामर भी सही है, मीनिंग भी सही है। यू मे स्पीक दिस सेंटेंस एनीवेयर, आप इसे कहीं भी बोल सकते हैं। मोहन वाज ए स्टूडेंट, मोहन विद्यार्थी था, पहले था, अब नहीं, तो कहीं भी बोला जा सकता है। मोहन विल बी ए स्टूडेंट, अभी पढ़ने नहीं जाता, कुछ दिन में जाने लगेगा। ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल, बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सो यू मे स्पीक दिस सेंटेंस। अब सी अनदर सेंटेंस, एक वाक्य और देखो, फिर इससे वो बात समझ में आएगी जो मैं कह रहा था। मान लो मैं कहता हूं आई एम ए टीचर, तो ठीक है, ग्रामर के हिसाब से सही है, एम का उपयोग कर रहे हैं। और आई वॉज ए टीचर, आई शैल बी ए टीचर, ये भी सही है। तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन मेरी तरफ से सोच के देखो, मेरे लिए इन 3 में से केवल एक सेंटेंस पहला वाला मीनिंगफुल है, आई एम ए टीचर। मैं आई वॉज ए टीचर नहीं कह सकता क्योंकि अभी मैं रिटायर नहीं हुआ। जब रिटायरमेंट हो जाएगा तब मैं बताऊंगा आई वॉज ए टीचर। मान ये सेंटेंस अभी मीनिंगफुल नहीं है, ये बहुत बाद में काम आएगा, व्हेन आई गेट रिटायर्ड फ्रॉम दिस सर्विस।
आई शैल बी ए टीचर ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट इट हैज नो मीनिंग फॉर मी। मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ए टीचर। आई शैल बी ए टीचर, मैं टीचर बनूंगा, ये तो वो कह सकता है जिसने टीचर बनने की डिसाइड किया है, डीएड बीएड करके परीक्षा दे के टीचर बनना चाहता है। तो फॉर मी ओनली वन सेंटेंस इज मीनिंगफुल, दैट इज आई एम ए टीचर। मेरे लिए केवल एक सेंटेंस सही है, आई एम ए टीचर। अब इसी सेंटेंस का प्रयोग खुद पे करो। जब आप इसे बोलेंगे तो आई एम ए टीचर हैज नो मीनिंग, अभी आप टीचर नहीं हैं। अगर हैं तो फिर आप कह सकते हैं। आई वाज ए टीचर भी आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि आप रिटायर नहीं हुए। आई शैल बी ए टीचर इज पॉसिबल फॉर यू एज ए स्टूडेंट। विद्यार्थी के रूप में आप कह सकते हैं कि आप टीचर बनेंगे। तो मेक ए सेंटेंस इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एक ही वाक्य को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बनाना है। देन यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ, फिर खुद से सवाल करना है कि विच सेंटेंस इज मीनिंगफुल इन योर कंटेक्स्ट। आपके संदर्भ में कौन सी बात सही है, और जो मीनिंगफुल है बस केवल उसे रख लो, बाकी दो सेंटेंस डिलीट कर दो। दो मीनिंगफुल हैं तो दोनों को रख लो, तीसरे को डिलीट कर दो। जैसे यहां रुक के एक सेंटेंस सुनो, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। आई वॉज हंग्री और आई विल बी हंग्री, आई शैल बी हंग्री। अभी अगर भूखा हूं तो आई एम हंग्री सही है, खाना खाते ही ये यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, दिन भर से भूखा था तो आई वाज हंग्री सही है, खाना खाते ही वो आई वाज हंग्री खत्म हो जाएगा। आई एम ए टीचर, आई वाज ए टीचर और आई शैल बी ए टीचर, इन तीनों में से आपके ऊपर कौन सा लागू होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारा करने वाले प्रोनाउन होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज को इशारा करते हैं। दिस, दैट और इट सिंगुलर के लिए आने वाले प्रोनाउन हैं। दिस मीनिंग मालूम है, यह। दैट माने वह। दिस और दैट के बीच में फर्क होता है डिस्टेंस के आधार पे, दूरी के आधार पे। जो चीज हमारे पास में है वो दिस होती है, जो हमसे दूर है उसे दैट कहते हैं। क्लियर? और इफ वी डू नॉट वांट टू मेंशन द डिस्टेंस, अगर हम इस दूरी पे ध्यान नहीं देना चाहते तो हम इट का उपयोग करते हैं। इट का प्रयोग पास की चीज के लिए भी हो सकता है, बात दूर वाली चीज के लिए भी। दिस नजदीकी बताती है, दैट डिस्टेंस। और इट में दूरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। दिस का प्लूरल दीज होता है, ये। दैट का प्लूरल दोज होता है, वे। और इट का प्लूरल किया जाता है दे। तो पास की बहुत सारी चीजें हैं तो दीज, दूर बहुत सारी चीजें हैं तो दोज, और हम उन्हें ध्यान नहीं देना चाहते तो दे। दिस इज एन एप्पल और दैट इज एन एप्पल। फील दिस डिफरेंस, दिस इज एन एप्पल एंड दैट इज एन एप्पल। पिक्टोरियल वे में हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर एप्पल हमारे पास में है तो हम कहेंगे दिस इज एन एप्पल। हम उसे छू सकते हैं, उसे हाथ लगा के बता सकते हैं। देन द सेंटेंस विल बी दिस इज एन एप्पल। और अगर वो एप्पल दूर रखा है, हम उसे टच नहीं कर सकते लेकिन इंडिकेट कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, तो होगा दैट इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल एंड दैट इज एन एप्पल। गॉट इट? मीनिंग समझ में आया? सिंगुलर में अगर हम पास की चीज बताना चाहते हैं तो कहेंगे दिस, और दूर की चीज बताना चाहते हैं तो कहा जाएगा दैट। इन द केस ऑफ प्लूरल, अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो कहेंगे दीज आर एप्पल्स, अगर हमारे पास में है, और दोज आर एप्पल्स अगर ये दूर है बहुत सारी। ऊपर वाले सेंटेंस में दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, दोनों की जगह इट इज एन एप्पल कहा जा सकता है। इट इज एन एप्पल कहने पे हमारा इंटेंशन होगा कि वी डू नॉट वांट टू मेंशन द लोकेशन ऑफ दैट एप्पल। हम उस एप्पल की लोकेशन नहीं बताना चाहते
केवल एप्पल का होना बताना चाहते हैं। अगर वो एप्पल हमारे पास है तो दिस इज एन एप्पल, एप्पल हमसे दूर है तो दैट इज एन एप्पल, और हम उस पर ध्यान नहीं देना चाहते तो इट इज एन एप्पल। पजेसिव प्रोनाउन जो यूज किए जाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं जो कब्जा बताते हैं, अपना पजेशन बताते हैं। आई के लिए अगर बात करें मैं, तो मेरा पजेसिव माय होगा। वी हम अगर यूज करते हैं तो वी का पजेसिव अवर होगा। यू तुम के लिए पजेसिव, और दे का देयर। पजेसिव प्रोनाउन कब्जा बताने वाले प्रोनाउन होते हैं एंड दे आर यूज टू शो पजेशन। इनका उपयोग हम करते हैं पजेशन बताने के लिए। अब दिस इज माय बुक में जो 2-3 चीजें आपको सुन के समझ में आना चाहिए वो है, पहली, ये किताब ऐसी जगह है जहां मैं इशारा कर सकता हूं। दूसरी, ये किताब वो है जो मेरी है। तो दिस इज माय बुक, दैट इज माय बुक अगर मैं कहता तो केवल दिस को दैट में बदलने से मेरा इंटेंशन चेंज हो गया। अब मैं एक अलग मीनिंग चेंज बताना चाहता हूँ। जब मैंने कहा दैट इज माय बुक, मतलब किताब मेरी है लेकिन रखी दूर है, जिसे मैं इशारा करके इंडिकेट करूंगा, बताऊंगा कि वो कहाँ पर है। एंड इफ आई से इट इज माय बुक, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरी किताब है, देन माय इंटेंशन इज दैट आई डू नॉट वांट टू पे अटेंशन ऑन द लोकेशन ऑफ दैट बुक। मैं उस किताब की पोजीशन पे, लोकेशन पे ध्यान नहीं देना चाहता। वो किताब पास में भी रखी हो सकती है, दूर भी रखी हो सकती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये किताब मेरी है। हिंदी तीनों की ये मेरी किताब है होगी, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। दिस इज माई बुक अलग मीनिंग देता है, दैट इज माई बुक अलग मीनिंग है, और इट इज माई बुक अलग मीनिंग है। अब आज का टास्क ये है कि जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी हैं, उन्हें बताना है इन 3 तरह से। पास में है तो दिस इज माय, और फिर उस नाउन का करना। दूर है तो दैट इज माय एंड नाउन, और अगर दूरी पे आप ध्यान नहीं देना चाहते तो इट इज माय और फिर चीज। अगर ये प्लूरल हो जाता है, वो चीजें एक से ज्यादा हैं, जैसे दीज आर माय फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दोज आर माय फ्रेंड्स तो हैं लेकिन दूर खड़े हुए हैं, तो इशारा करके बताएंगे, तब कहेंगे दोज आर माय फ्रेंड्स। तो अब काम जो करना है वो ये है कि जो भी नाउन पास में है उसके बारे में इस तरह से एक सेंटेंस बोलना है। एक काम मैं देता हूं, इस पे बात करेंगे। ऐसे लोग जिन्हें इंग्लिश बोलने में कहीं दिक्कत आती है, वे लोग एक सेंटेंस सुनो, एक छोटा सा प्रयोग हम करते हैं। एवरीवन शुड राइट 3 सेंटेंसेस, और दूसरों की चैट अगर पढ़ रहे हो तो ये ध्यान रखो कि अब रिपीट नहीं होना चाहिए। सारे लोग मोबाइल नहीं बनाएंगे, नहीं दिन भर अब मोबाइल पे सेंटेंस बोलते रहेंगे और सीखेंगे कुछ नहीं। एक ने अगर मोबाइल पे सेंटेंस बना दिया तो आज के लिए मोबाइल खत्म। मैंने फ्रेंड्स पे बना दिया तो आज के लिए फ्रेंड्स खत्म। बुक पे हमने सेंटेंस बना लिया तो बुक खत्म। थिंक न्यू नाउन, जब इस तरह से कहोगे तो कुर्सी दिख गई तो दिस इज ए चेयर, दैट इज ए चेयर, इट इज ए चेयर, ठीक है। कहीं कुछ ऐसा भी मिल जाएगा जिसका मीनिंग नहीं आता, बस वहां तक पहुंचना है। वी हैव ए लॉट ऑफ नाउन्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी नाउन होती हैं और हम उनका उपयोग कर सकते हैं। ओके, एक छोटी सी बात और करते हैं, उसके बाद हम आगे के काम करेंगे। आज दिन भर हर चीज को अपना कह के इंग्लिश में सेंटेंस सुनाना है। देखो, इंग्लिश सीखने का एक आसान तरीका होता है, जब लोग आपसे परेशान होने लगे, मीन्स यू आर लर्निंग इंग्लिश वेल। लोग भगने लगे तुम्हें देख के, इतने सेंटेंस बोलो। अब सेंटेंस याद कर लिया, जो भी चीजें साथ में है सामने वाले को बताओ। दिस इज माई फोन, वेरी गुड। आई एम गोइंग टू से वन सेंटेंस, लिसन इट केयरफुली। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, दिस इज ए सेंटेंस।
अब without doing any translation, without scanning this sentence, do you get any meaning of this sentence? I said, I am going to market. अब focus on this sentence, I am going to market. Okay? इस I am going to market का कोई मतलब है बिना ये करे कि I माने मैं, am माने हूँ, going माने जा रहा, रही कुछ तो भी, मार्केट। किसी चक्कर में नहीं पड़ते, सीधा सुनते हैं I am going to market। और इस I am going to market को सुन के कोई अर्थ समझ में आया? अब बहुत काम की बात सुनो ध्यान से, खुद से सवाल करो कि कितने दिन हो गए तब से तुम ये जानते हो कि आई एम गोइंग टू मार्केट माने ये? कितने साल से आपको ये पता है कि आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब क्या होता है? सालों की संख्या लिख के बताओ, कितने साल हो गए जब से तुम ये जानते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एम गोइंग टू मार्केट? राइट द नंबर ऑफ ईयर्स, सालों की संख्या, वर्षों की संख्या लिख के बताओ, कितने दिन से तुम इस सेंटेंस का मीनिंग जानते हो? आई एम गोइंग टू मार्केट का मीनिंग कितने साल हो गए तब से तुम्हें पता है? ओके, एक साल वाला कोई भी नहीं मिला, सबको मोर देन 5 ईयर्स से ये सेंटेंस पता है कि आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब क्या है। ठीक है, पिछले 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से आप ये जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एम गोइंग टू मार्केट विदाउट ट्रांसलेटिंग इट। क्लियर? ओके, नाउ आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। अभी तक कितनी बार आपने लोगों से कहा है कि आई एम गोइंग टू मार्केट? अभी तक आपने कितने लोगों से कहा है कि आई एम गोइंग टू मार्केट? आंसर होगा 0। आया फर्क समझ में? एक सेंटेंस आप पिछले 12 साल से जानते हैं तो वो पुराने जमाने में खजाने के ऊपर जैसे नाग देवता बैठ जाते थे ना, ऐसा फन करके, वैसा व्यवहार कर रहे हो। एक सेंटेंस आपको आता है 12, 14, 15, 8, 10 साल से आता है, आई एम गोइंग टू मार्केट। हर दूसरे दिन थैला उठा के बाजार जाते हो, तो आखिर कह क्यों नहीं रहे भैया? कब बोलोगे? 8 साल से इस पे कौंडली मारे बैठे हुए हो, आई एम गोइंग टू मार्केट तुम्हें पिछले 8 साल से याद है, क्यों नहीं बोला? दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने की असली समस्या ये है कि 8 साल से एक सेंटेंस पे बैठे हुए हो और हाया कर रहे हो, अंग्रेजी नहीं आती। आई एम गोइंग टू मार्केट तो आता है ना, इसे बोलने में कहाँ की शर्म है? बोलो, हिम्मत करो। जब तक आप हिम्मत करके सेंटेंस नहीं बोलोगे, और ये जो एक रूट सेंटेंस अचानक याद आ गया ना, आई एम गोइंग टू मार्केट, इससे 2-2.5 हजार सेंटेंस बोले जा सकते हैं। 100 भी नहीं, 200-250 नहीं कह रहा, 2-2.5 हजार। निकलो घर से, आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट में आके दिशा पकड़ लो कैंट की, तो आई एम गोइंग टू कैंट, और आगे चले जाओ तो आई एम गोइंग टू पगारा, छाड़ोरा, अशोकनगर, जहाँ तक सड़क जा रही है जाते जाओ, आई एम गोइंग टू काम चलाता रहता है। लेकिन आप लोग बोलने के बजाय उसे तो रख के बैठे हैं और फिर सोच रहे हैं पहले पूरी अच्छी अंग्रेजी आ जाए तब बोलेंगे। पूरी इंग्लिश का इंतजार नहीं करते। कल मैंने कहा था, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। अगर हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो हमें यहाँ के पैटर्न का उपयोग करना है, तो चैनल सब्सक्राइब करें। आज दिन का काम है कि दिन भर में वो जो होमवर्क मैंने बताया है वो, और कल से जब क्लास ज्वाइन करें तो कुछ लोगों ने रखा होगा, जिनने नहीं रखा वो ध्यान रखो, रजिस्टर पेन लेके बैठो, और जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उन्हें नोट कर लो और दिन में इसका प्रयोग करो। इतना कर लो कि वो रजिस्टर से निकल के आपके दिमाग में आ जाए। आप हर जगह रजिस्टर कॉपी लिए नहीं फिर सकते कि जिसने बोला पेज नंबर 27 निकालो और सेंटेंस बोलो। दिस इज नॉट पॉसिबल। एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड। हर चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रैक्टिस करो। कैसी लगी आज की क्लास? तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू टुमारो।